मैं उपस्थित अपने अतिथि जन को आग्रह करूंगा कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब प्रदीप जी, भाई साहब प्रकाश जी और विशोक जी इस ज्ञान रूपी रथ पर विराजमान सभी शिक्षार्थी और आज उस रथ पर विराजमान अपने 3 अतिथिगण कृष्ण को रूप में आज मार्गदर्शन जिनका मिलने वाला है, श्रीमान प्रकाश जी, आपका परिचय के रूप में मूलतः निवास स्थान अलीगढ़, आप 1972 में संघ के प्रचारक के रूप में दायित्व लिया। विभिन्न दायित्व लेते हुए 1987 में आप विद्या भारती में दायित्ववान हुए और अखिल भारतीय संगठन मंत्री के नाते दायित्व विद्या भारती में रहा और अब वर्तमान में आप पर उपाध्यक्ष के नाते विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान जो डिग्री कॉलेज की अब परंपरा और उसकी श्रृंखला चल रही है उसका आप दायित्व देख रहे हैं। ऐसे अपने श्रीमान प्रकाश जी। प्रदीप जी अपने मेरठ प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री के नाते दायित्व, आपका भी संघ जो प्रचारक के रूप में कार्यकाल अब तक रहा और अब वर्तमान में हमारे बीच और हमको दिशा निर्देशन और संरक्षण के रूप में आप हमेशा सजग और विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही तीसरी कुर्सी पर विराजमान श्रीमान विशोक जी जो कि अपने प्रदेश निरीक्षक के नाते दायित्ववान हैं, विभिन्न प्रकार के दायित्व प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित होते हुए अब वर्तमान में प्रदेश के निरीक्षक के नाते आप पर दायित्व है। मैं अपने बीच में आगे कार्यक्रम बढ़ता रहे तो मैं अपने मंच की उस परंपरा को पूर्ण करते हुए मैं मनोज मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्रीमान प्रकाश जी का पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। ऐसे ही जगदीश रघुवंशी जी अपने प्रांत संगठन मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। अच्छा, अपने श्रीमान राम वरुण जी अपने मंच पर आसीन होंगे। इस क्रम में एक परिचय और जुड़ा, श्रीमान राम वरुण जी विद्या भारती मेरठ प्रांत के आप प्रांत मंत्री हैं और इस विद्यालय के भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर के आप प्रबंधक के नाते आप पर दायित्व है। आपका भी अभिनंदन और स्वागत। मैं श्रीमान विशोक जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए श्रीमान हरिशंकर जी जो अपने वर्ग के संयोजक हैं उनसे अनुरोध करूंगा और श्रीमान आनंद पाल जी अपने प्रांत मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। जून के इस महीने में हम सब अपने अवकाश पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण मनोयोग से एक तपस्वी की भांति तप करते हुए 10 दिन का कार्य पूर्ण किया। शिक्षार्थियों का किस प्रकार का अनुभव रहा, तो मैं उस अनुभव कथन के लिए पहले आर्या चौधरी जी को बुलाऊंगा कि वो इस दक्षता वर्ग का कुछ अनुभव कथन कहें। मेरा नाम आर्या चौधरी है और मैं बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर से हूँ। आज दक्षता वर्ग के समापन के दिन मैं आप सबके समक्ष अपने अनुभव कथन कहना चाहती हूँ। जैसे कि इस वर्ग का नाम ही है दक्षता, तो उसी के अनुरूप इस वर्ग ने हमें दक्ष करा, निपुण करा। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी या पता होते हुए भी हम जिनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इस वर्ग से हमने वो सब करना सीखा। जैसे हम शिक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन वो हमें क्यों देनी चाहिए और उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए, ये हमने जब हमारे लक्ष्य का सेशन लिया था तो उसमें बहुत अच्छे से सीखा और समझा। उसके बाद शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए, आदर्श शिक्षक कैसा होता है और आचार्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो आचार्य के आचरण से सीखते हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए उस सब के बारे में भी हमने समझा। फिर इसके अलावा हमारे शिक्षण में जो चीज़ें उपयोगी होती हैं, जैसे
लेसन प्लान हम सभी बनाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जब हम क्लास में जाते हैं, कैसे हम स्टार्ट करें, जो हमने लेसन प्लान बनाया है उसको हम कैसे बच्चों तक डिलीवर करें या उनको दें। फिर शिक्षण के समय सभी को कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्रिया शोध करना भी सीखा। टाइम मैनेजमेंट, क्लास का प्रबंधन हमारा कैसा होना चाहिए, और टाइम पे हमें अपनी क्लास का सीक्वेंस चेंज करते रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमने सीखी। हम सब पहले से जानते हुए भी यहाँ पे आके हम उसमें इतना निपुण हुए हैं कि अब हमें शायद ही समस्या हो आगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। दूसरा, पेपर मेकिंग के समय टीचर पहले क्या करते थे, सिंपली बना लेते थे, लेकिन अब हमें सिस्टमेटिक तरीके से पेपर बनाना भी आ गया। और इस वर्ग से मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं पूरी ईमानदारी से उसको अपने जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं और जो अपने समाज है उसके लिए अच्छे से डिलीवर भी करूँगी। थैंक यू। आदरणीय मंच, दक्षता वर्ग की संचालन टोली को हृदय की असीम गहराइयों से सर्वप्रथम धन्यवाद। किस दक्षता वर्ग का उन्होंने हम सभी आचार्य बंधु और बहनों के लिए ये आयोजन किया, और हमारी जो कमियां हमें शिक्षण के दौरान रहती हैं उन गहराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनको अपने अपने विषय के विद्वानों ने अपनी गूढ़ताओं के माध्यम से हमारे सामने रखा, ताकि हम अपने कक्षा शिक्षण में उन सब का प्रयोग कर सकें। शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस विषय पर माननीय क्षेत्रीय मंत्री जी ने अपना विषय रखा, जिसमें शिक्षा का स्वरूप, विद्या भारती की संकल्पना शिक्षा के विषय में क्या रही, इसके बारे में हमें जो ज्ञान नहीं था उसके बारे में जानकारी दी। भाई साहब प्रदीप गुप्ता जी ने हमें हमारा शिक्षा का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बड़ी गूढ़ता से हमें समझाया। एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे हो सकता है, आदर्श विद्यालय की संकल्पना क्या हो सकती है, उसे हम कैसे सीख सकते हैं। हमारे भाई साहब श्रीमान मनोज मिश्र जी ने इसके बारे में हमें बताया। भाई साहब प्रभात जी गुप्ता जी ने एक अच्छा प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे हो सकता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड प्रश्न को कैसे समझा जा सकता है, कैसे अच्छे आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा सकता है, इस बारे में हमने सीखा। भाई साहब एक क्रिया शोध का विषय जो समस्याग्रस्त बालकों के लिए परम आवश्यक है, भाई साहब उपेंद्र शर्मा जी ने इस पर बड़े ही सरल शब्दों में हम सभी को समझाने का प्रयास किया। छात्र अध्यापक, छात्र अभिभावक संपर्क कैसे हो, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हमें उसकी पूर्व तैयारियां करनी चाहिए, उसके बारे में हमें भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। कुल मिलाकर के चाहे वो समय प्रबंधन हो, विद्यालय के लिए जो एक आदर्श समय सारणी है उस विषय पर, स्किल बेस्ड जितनी भी नॉलेज है उसका ज्ञान हमको दिया। मैं अपने समस्त आचार्य बंधुओं और भगनियों की ओर से इस समस्त दक्षता वर्ग के पदाधिकारियों को, संचालन टोली को ये आश्वस्त कराता हूँ कि आपने जिस ज्ञान रूपी इत्र को हमें दिया है, उसे हम जाकर के अपने विद्यालयों में जाकर के उस इत्र रूपी जो उसकी जो महक है, उससे वहाँ के वातावरण को लाभान्वित करेंगे। इसके साथ अंत में यहाँ विद्यालय की जो प्रबंध समिति है, प्रधानाचार्य महोदय ने इस विद्यालय की जो व्यवस्थाएं दी वो बड़े उच्च कोटि की दी, उनके लिए इसके लिए बारंबार धन्यवाद। अंत में सभी वर्गाधिकारियों, दक्षता वर्ग के वर्गाधिकारियों, संचालन टोली, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य बंधुओं के लिए हृदय की असीम गहराइयों से
माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथि बंधु, सभी यहाँ पधारे शिष्ट और विशिष्टजन, आज इस सफल आचार्य दक्षता वर्ग के समापन पर इकट्ठे हुए हैं। आज से 10 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे, नई ऊर्जा के साथ आए थे, मन संकोच और जिज्ञासाओं से भरा हुआ था, किंतु इस प्रशिक्षण के बाद, इस वर्ग के बाद अब हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इस वर्ग में हमें यह पता चला, हमें यह जानने का अवसर मिला कि आचार्य केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक, अच्छा मित्र और अच्छा प्रेरणा स्रोत भी है। अनेक सत्र दर सत्र, अनेक गतिविधियों के माध्यम से हमने यह सीखा कि पाठ योजना पर विस्तृत रूप से कैसे काम किया जा सकता है, उसको और सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ का वातावरण धीरे धीरे करके परिवार में हो गया। सबसे पहली बात है परिचय। आदरणीय सरसंघचालक जी से, परम पूज्य सरसंघचालक जी से किसी ने पूछा कि संघ जो है 1924 में स्थापित हुआ और नागपुर से यहाँ उत्तर प्रदेश और हर राज्य में कैसे पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि वर्गों के माध्यम से और स्थानांतरण के माध्यम से। अगर प्रचारक का स्थानांतरण ना हो और अगर वर्ग ना लगें तो आज संघ नागपुर से यहाँ नोएडा में नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि हम सभी लोगों का परिचय हुआ। यहाँ पर हम लगभग 10 प्रधानाचार्य थे जिनके दक्षता वर्ग नहीं हुए थे। आदरणीय प्रदेश निरीक्षक जी का लेटर मेल पर आया कि इन प्रधानाचार्यों को दक्षता वर्ग करना है, क्योंकि हमारा हुआ नहीं था। तो उस समय मन जिज्ञासाओं से भरा हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने प्रधानाचार्य होंगे, कैसे होंगे। लेकिन हम लगभग 10 प्रधानाचार्यों की एक टोली थी। इस विद्यालय की ओर से सभी शिक्षार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी और अनेक सत्रों के माध्यम से हमें विद्या भारती के इतिहास के बारे में जानना मिला और क्रिया शोध, आदर्श पाठ योजना, आदर्श विद्यालय की संकल्पना, छात्र संसद, मातृ भारती, शिशु भारती, इन सभी का गठन किस प्रकार किया जाता है, यह भी अच्छे से सीखा होगा। आज जब हम अब अपने घर जा रहे हैं, समापन की ओर है ये कार्यक्रम, तो हम अपने ज्ञान को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए देंगे। और मेरा संयोजन टोली से आग्रह है कि महीने 1.5 महीने बाद हम सबको गूगल मीट या जूम के माध्यम से एक बार फिर जोड़ा जाए, ताकि इस दक्षता वर्ग की यादें और अनुभव कि हमने विद्यालय में क्या क्या किया, यह सब दोबारा ताज़ा हो जाए। तो अंत में सभी संयोजन टोली का, वर्गाधिकारी जी का, वर्ग पालक जी का, वर्ग संयोजक जी का, वर्ग सह संयोजक जी का और इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी का हम सभी शिक्षार्थियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इस विद्या मंदिर का हमें सहयोग भरपूर मिलता रहेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ग में क्या क्या हमने सीखा, इसका अनुभव कथन अपने बीच में आया और सभी शिक्षार्थी कितनी संख्या, कहाँ से आए, कैसे वर्ग संपादित हुआ। तो इस ओर मैं व्रत निवेदन के लिए अपने इस वर्ग के संयोजक श्रीमान हरिशंकर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और व्रत निवेदन प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, संचालन टोली के मेरे सभी साथी और उपस्थित सभी आचार्य दीदियाँ, यह वर्ग 6 जून दोपहर से शुरू हुआ और आज 16 जून दोपहर को ही समाप्ति की ओर है। इन 10 दिनों में यहाँ जितने भी भैया बहन आचार्य दीदियाँ उपस्थित रहे, सबसे पहले तो मैं उन सबको बधाई भी देना चाहूँगा
कि बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने इस वर्क को संपन्न कराया है और संचालन टोली या हमारे जो मार्गदर्शक मंडल के जितने भी अधिकारी थे उनको किसी भी प्रकार की कहीं कोई ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं हुई है पूरे वर्ग में कि भाई कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया हो या किसी के कारण कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ हो। आप सब इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। यह वर्ग कुल 60 घंटे चला है, 60 सत्र इस वर्ग में हुए हैं और कुल शिक्षार्थी जो आचार्य हैं वो 87, आचार्य बहनें 28, कुल संख्या 115 रही और इन 115 में 12 प्रधानाचार्य भी हैं जिन्होंने वर्ग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और यहाँ इस वर्ग में सीखा है। कुल 13 जिलों से इतनी संख्या 115 की आई है। कुल विद्यालयों की संख्या जिससे आप सब आचार्य दीदियाँ यहाँ आए हैं उन विद्यालयों की संख्या 41 है। 41 विद्यालयों के आचार्य दीदियों ने इस वर्ग में भाग लिया है। इस वर्ग में हमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिला है। अखिल भारतीय स्तर से श्री अवनीश भटनागर जी, श्री जैनपाल जैन जी, आप दोनों का मार्गदर्शन हमें यहाँ मिला है। क्षेत्रीय अधिकारियों से हमें श्रीमान डोमेश्वर साहू जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, श्रीमान यशपाल जी, क्षेत्रीय संस्कृति बौद्ध परियोजना के प्रमुख, श्री प्रभात गुप्ता जी, क्षेत्रीय मानक परिषद के सदस्य, श्री सोमगिरी जी, क्षेत्रीय विज्ञान परिषद के सदस्य और श्रीमान लक्ष्मण बिष्ट जी, क्षेत्रीय मंत्री, इन लोगों का भी हमें यहाँ मार्गदर्शन मिला है। प्रांतीय अधिकारियों के रूप में श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी, हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री, श्रीमान विशोक कुमार जी, प्रदेश निरीक्षक, श्रीमान महेश चंद शर्मा जी, प्रदेश शैक्षिक प्रमुख, श्रीमान मनोज मिश्रा जी, प्रांतीय प्रशिक्षण प्रमुख, श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी, प्रांतीय सेवा प्रमुख और श्रीमान हेमराज सिंह जी, प्रदेश निरीक्षक जन शिक्षा समिति, आप सबका भी मार्गदर्शन यहाँ हमें मिला है। इसके अतिरिक्त श्रीमान चंद्रभानु जी, श्री हरिबाबू वाशरणे जी, श्री विशेष गुप्ता जी एवं संचालन टोली के हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उन सब ने भी इस वर्ग में अपना पूर्ण योगदान दिया है और विभिन्न विषयों पर आप लोगों के साथ चर्चा वार्ता की है, विभिन्न विषयों को आपके सामने रखा है। तो इस प्रकार ये वर्ग संपन्न हुआ है और पुनः मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों जिनके मार्गदर्शन में हम इस वर्ग का सफल आयोजन कर सके, आप सब लोगों के सहयोग से उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ये आज का जो समापन सत्र है इसमें भी हमारे बीच अखिल भारतीय अधिकारी श्रीमान प्रकाश जी उपस्थित हैं, उनका भी हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। ऐसे ही शिक्षार्थियों को एक राह दिखाई है, उस राह पे आगे चलना है। बहुत सारी चीज़ सीख के जा रहे हैं। इस सीखने सिखाने के बाद मैं यानी आप सबका मूल्यांकन और आकलन वो सतत चलता रहा है। तो उसी मूल्यांकन के अंतर्गत शारीरिक प्रदर्शन को भी देखा गया और उसमें कुछ स्थान भी निकाले गए। तो मैं इस स्थान के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पंकज चंदेल जी, अमीनगर सराय, बागपत। द्वितीय स्थान पर रविकांत जी, इसी विद्यालय के भावराव देवरस के नोएडा से, वो मंच पर आ जाएंगे। और तृतीय स्थान पर आर्या चौधरी, शास्त्री नगर, मेरठ विद्या मंदिर से। इन तीनों को पुरस्कृत करने के लिए मैं श्रीमान विशोक जी और सहयोग के रूप में आनंद जी शारीरिक के प्रदर्शन के साथ रहे, तो इनको प्रतीक चिन्ह देकर इनका सम्मान करेंगे।
आपने शारीरिक प्रदर्शन में जो अपने यहाँ गतिविधि शारीरिक की चली तो उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत इनका साधुवाद। और आगे भी अपने विद्यार्थियों को उसी मेहनत उसी सजगता के साथ इसी श्रृंखला में आकलन की दृष्टि से सब लोगों ने अपने कुछ लिखित प्रमाण कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया था कि क्या क्या सत्र चले, उनमें क्या क्या वक्तव्य सामने आए, क्या हमारे प्रेरणा बिंदु रहे, उन बिंदुओं को नोटिंग भी किया गया। तो मैं डायरी के लिए तो डायरी में प्रथम स्थान पर तृप्ति रस्तोगी शास्त्री नगर मेरठ विद्या मंदिर से, द्वितीय स्थान पर प्रीति शर्मा शास्त्री नगर से और तृतीय स्थान पर उषा रानी एनटीपीसी दादरी विद्या मंदिर से। तो तीनों ये मंच पर आएंगे। इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं श्रीमान प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि वो तीनों को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सभी को नमस्कार। हमारे मध्य आदरणीय हर्ष चतुर्वेदी जी हैं। आप बिजनेसमैन हैं और सबसे अच्छी बात है आप विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं आपके द्वारा मिलती हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। केसी शर्मा जी, आप पूर्व प्राचार्य डिग्री कॉलेज के हैं और इस विद्यालय के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर मनु महेश जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्यामलाल डिग्री कॉलेज में और विद्यालय के कोषाध्यक्ष भी हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विद्यालय के संरक्षक महेश गुप्ता जी, आप समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री साकेश शर्मा जी, आप सह व्यवस्थापक हैं, समाज सेवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आगे ऐसे ही आधारभूत विषय जो विद्या भारती के नाते बड़े महत्वपूर्ण हैं और अब पंचपदी शिक्षण पद्धति एनईपी इस सब में वो समावेश हैं, तो उसके लिए भी आकलन किया गया। तो शारीरिक शिक्षा में यश शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर स्टार पेपर मिल सहारनपुर वो मंच पे आ जाएंगे, इनका चयन हुआ। योग शिक्षा में ईशा जी ब्रह्मा देवी विद्या मंदिर हापुड़, यश शर्मा जी का पटका पहनाकर सम्मान करने के लिए मैं श्रीमान उपेंद्र जी और ईशा जी को सम्मानित करने के लिए पटका पहनाकर डॉक्टर वंदना जी इनको आमंत्रित करता हूँ। ऐसे ही संगीत शिक्षा में प्रेरणा जी भावराव देवरस विद्या मंदिर नोएडा, इनको मैं गीता जी से अनुरोध कि वो उनका पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे। संस्कृत शिक्षा में सरोज जी बालेराम ब्रजभूषण विद्या मंदिर मेरठ, इनके लिए मैं हर्षिता जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका पटका पहनाकर सम्मान करने का। संगीत शिक्षा में गीता जी, आप एक पटका और मंगवा लो। अच्छा, पत्रिका हमारी विमोचित हुई, उसके लिए पत्रिका की संपादिका डॉक्टर वंदना जी को मैं आमंत्रित करूंगा, प्रधानाचार्य मुजफ्फरनगर से। वीरेश जी इसके सह संपादक रहे, वे भी आ जाएं। विनेश जी, और अपनी विभिन्न व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्र संसद में पीयूष जी ने अपना दायित्व संभाला, तो प्रधानमंत्री के नाते छात्र संसद में आप रहे, तो आप भी पहुंच जाएं। प्रियंका जी शास्त्री नगर मेरठ, उनसे अनुरोध के
वंदना जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे, प्रियंका जी। और जगवीर जी भाई साहब से अनुरोध कि अपने विनेश जी और पीयूष जी का भी पटका पहनाकर अभिनंदन करेंगे। इसी मूल्यांकन और आकलन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और रहता है लिखित परीक्षा। तो परीक्षा के नाते प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर जो रहे हैं, प्रथम स्थान पर नीतू गोयल जी पूर्वा महावीर मेरठ से, वो मंच पर उपस्थित हो जाएं। द्वितीय स्थान पर आर्या चौधरी जी शास्त्री नगर मेरठ। तृतीय स्थान पर हेमेंद्र जी प्रधानाचार्य धामपुर। तो एक बार सभी के लिए इस श्रृंखला के लिए जो आकलन और मूल्यांकन सैनिक ताल। इन सभी के जोश और खरोश के लिए मैं श्रीमान प्रकाश जी और सहयोगी के रूप में राम वरुण जी से भी अनुरोध कि वे इन सभी का प्रतीक चिन्ह देकर उत्साहवर्धन करेंगे। इस साधना में सतत लगे रहे, लेकिन ये साधना अपनी सब मातृभूमि के लिए रही। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। ऐसे वातावरण में भी हम सब लोग यहाँ उपस्थित रहे और हमने अपनी कुशाग्रता से उस दक्षता को अर्जित किया और उस दक्षता का लाभ मातृभूमि के निर्माण में, हम बच्चों के निर्माण में कर्तव्यनिष्ठ और हिंदुनिष्ठ राष्ट्रभक्त ऐसे बनाने के लिए सब लोग अग्रसर हैं, उसका हमारा प्रयोग हो। तो आगे मैं अभिषेक जी को एकल गीत के लिए। मयंक शर्मा जी, आप पूर्व में प्रबंध समिति में सदस्य थे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपने मध्य सतवीर जी, आप बिजनेसमैन हैं, स्कूल के अनेक कार्यों में आपकी मदद रहती है। पंकज गोयल जी, आप भी बिजनेसमैन हैं, आप भी स्कूल के अनेक कार्यों में मदद करते हैं। एडवोकेट विवेक शर्मा जी, आप भी अनेक प्रकार से स्कूल में मदद करते हैं, समाज सेवी भी हैं। काव्यांश गिरी जी, आप भी अनेक बार स्कूल में मदद कर चुके हैं। विशाल रस्तोगी जी, आप भी व्यवसायी हैं, अनेक प्रकार से जो है स्कूल में आपके द्वारा मदद रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समरसता का मान बिंदु यह, समरसता का मान बिंदु यह, भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यह, हिल मिल कर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय हो प्रगति हो सबकी, रखते हैं यह कामना, जन जन का उत्थान हो बस अब, जन जन का उत्थान हो बस अब, यही एक अभियान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यह, सभी स्वस्थ हों सभी निरोगी, सबका यह शुभ चिंतन हो, हरित भूमि हो सस्य श्यामला, धरा का सुंदर कण कण हो, पर्यावरण व्यवस्थित हो अब, पर्यावरण व्यवस्थित हो अब, देना इस पर ध्यान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु यह,
बोध हो स्व का बने स्वदेशी, गाँव गाँव उद्योग बढ़े, निज कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र धर्म के मूल्य गढ़े। भारत है सिर मोर जगत में, भारत है सिर मोर जगत में, गूंजे यह फिर गान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। समरसता का मान बिंदु, यह भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। अब अपने बीच में उपस्थित श्रीमान प्रकाश जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारा सबका मार्गदर्शन करें। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, मंच पर उपस्थित श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री, श्री रामवरण जी, भारतीय शिक्षा समिति के मंत्री, श्री विशोक जी, प्रदेश निरीक्षक, भारतीय शिक्षा समिति, और आज के इस समापन अवसर पर उपस्थित हमारे प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए अनेक गणमान्य बंधु भगिनी और समिति के भी सभी माननीय सदस्य, जो बताया ही सोम जी ने विभिन्न प्रकार का सहयोग करते रहते हैं, वह भी इस समय उपस्थित हैं। और इस वर्ग की संचालन टोली दोनों प्रकार की, जिसने ये संपूर्ण 11 दिन का कार्यक्रम संपन्न कराया, और व्यवस्था टोली जिसने इतनी अच्छी उत्तम व्यवस्थाएं दी कि आज आपके चेहरे देख करके लग रहा है कि सचमुच में आप सबको अच्छी व्यवस्था मिली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम संपूर्ण देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और विद्या भारती की एक प्रतिष्ठा भी बनी है। उसमें सर्वाधिक योगदान, यानी वैसे तो सबका मिल करके होता है, लेकिन सर्वाधिक योगदान अगर हम मानते हैं तो हमारे इस आचार्य परिवार का है। आज देश भर के अंदर लगभग 12,000 से अधिक औपचारिक विद्यालय चलते हैं, अनौपचारिक भी एकल विद्यालय, सरस्वती संस्कार केंद्र चलते हैं। लेकिन सभी प्रकार के विद्यालयों के संचालन में जहाँ प्रबंधन का योगदान रहता है कि वह भी निस्वार्थ भाव से कैसे संसाधन और व्यवस्थाएं जुटा सकता है, इसका प्रयत्न करता है। लेकिन विद्यालय के अंदर एक अच्छा प्रभावी गुणवत्तायुक्त शिक्षण और उसके कारण से संस्था की पहचान, ये हमारे आचार्यों के कारण से होती है। मैं कल्पना कर रहा था कि जब मैं 1987 में विद्या भारती में आया था, तब मेरे पास पश्चिमी प्रदेश का काम था, तो लगभग एक 70-72 के करीब जूनियर विद्यालय थे। ऐसे ही लगभग 70-72 उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे, श्री मोहनलाल जी देखते थे। लेकिन धीरे धीरे आज से देखता हूँ, उस समय कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में ही 4-5 इंटर कॉलेज थे। लेकिन शायद आज उत्तर प्रदेश में ही 500 से अधिक इंटर कॉलेज होंगे, पूरा उत्तर प्रदेश मिला लिया जाए। और उनके प्रभावी परीक्षा परिणाम हैं, उनके अंदर से निकलने वाले आज छात्र विविध जीवन के क्षेत्रों में एक योगदान कर रहे हैं। तो ये सब उपलब्धियाँ हमारे आप जैसे आचार्य परिवार के कारण से होती है। और इसलिए ये आचार्य वैसे ही नहीं बन जाते, इसलिए आपने देखा हो कि आपका भी शिक्षण प्रशिक्षण कितना चलता रहता है। ये दक्षता वर्ग है, कभी विषयों के अनुसार होता है, कभी आधारभूत विषयों को लेकर के होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के विषयों को लेकर के हम सतत इस बार का प्रयत्न करते रहते हैं। और संपूर्ण देश के अंदर ये केवल ग्रीष्मकालीन ऐसा नहीं, तो सतत वर्ष भर चलता रहता है यह क्रम। और केवल प्रशिक्षण का क्रम चलता है ऐसा नहीं, तो भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कितनी हैं, खेल कूद होंगे, कहीं संस्कृति बोध मेला होगा, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो चलते हैं, तो वह भी आप सबके कारण से ही संपन्न हो पाते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के हमारे इस आचार्य परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसलिए मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई, आपका अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि आपने इतने मनोयोग से 11 दिन ये सारा यहाँ पर भाग लिया। और जैसा आपने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन अपने स्थानों तक जाकर के करना है। कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रा और ज़्यादा ध्यान दे करके करना है। और इसीलिए दूसरा भी निवेदन रहेगा
कि हम भी रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं क्या। आपने तारीफ की कि यहाँ जितने भी अच्छे लोग आए, जिन्होंने आपके बीच में विषय रखे, तो वो आपको अच्छे लगे, लेकिन वो भी आपके बीच में से ही थे अधिकांश। इसलिए वहाँ तक हमको भी पहुँचना है, और इसलिए इस दृष्टि से भी प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, हंसी मजाक में कहा होगा हमारे एक आचार्य परिवार ने कि हम इत्र यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन इत्र जल्दी उड़ भी जाता है, इसलिए जो लेके जा रहे हैं ये उड़ न जाए, ये स्थायी चीज़ बने। तो उस हिसाब से भी हमको इस बात को दृष्टि में रखना है। साधारणतः जैसा आपने कहा कि यहाँ सारी चीज़ें आपको मिली हैं, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु तो विद्यालय है। आपके सामने बहुत सारे विषय आए हैं कि हम शिक्षा का हमारा दर्शन क्या है, हमारी शिक्षा की संकल्पना क्या है, एनईपी में भी क्या संकल्पना आई है। तो शिक्षा के बारे में कहेंगे, अथवा विद्या भारती के बारे में कहेंगे, अथवा हम संघ के शैक्षिक प्रयोग हैं, इसलिए संघ पर भी चर्चा आई है। तो ये सारे भी चीज़ें मिलकर के जो विषय हमारे सामने आए हैं वह हमें विद्यालय में ले जाने हैं। और इसलिए विद्यालय में ले जाने का अभिप्राय क्या होता है, तो एक तो हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक, पहले शिशु बाल केंद्रित, लेकिन अब इंटर तक आ गए हैं, और अब मैं तो संयोग से क्योंकि उच्च शिक्षा में हूँ, तो इसलिए संपूर्ण शिक्षा में एक ही शब्द प्रयोग करना हो तो स्टूडेंट सेंट्रिक, छात्र केंद्रित। और दूसरा फिर ये ड्राइवन बाय टीचर, आचार्य के द्वारा। तो इसलिए आप एक कुशल ऐसे बन सकें, इसकी दृष्टि से एक आचार्य का महत्व रहता है। और तीसरा फिर इसी में से निकल करके आता है कि आदर्श विद्यालय कहें, या एनईपी में शब्द प्रयोग हुआ क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, गुणवत्ता युक्त संस्थान। तो हमारा विद्यालय भी कैसे एक गुणवत्तापूर्ण संस्थान बन सकता है, संस्था बन सकता है, उसकी दृष्टि से भी प्रयत्न करना है। और इसलिए आपने जितने सारे विषय हुए हैं उनमें एक विषय साधारणतः चर्चा में तो आया होगा, लेकिन शायद उतना विस्तृत नहीं हुआ होगा। एक बात आपके ध्यान में आती होगी कि जब गुणवत्ता युक्त संस्थान की बात करते हैं तो उसमें एक विषय और हम लोग जोड़ते हैं कि हमारा विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने। अब ये क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आखिर हम कितनी भी अच्छी शिक्षा दें, लेकिन केवल शिक्षा अगर विद्यालय तक ही सीमित रहेगी तो क्या वो अच्छी मानी जाएगी? तो इसलिए भले ही आपने कहा विद्यालयों के अंदर संस्कारक्षम वातावरण चाहिए, तो क्या ये परिवारों में नहीं चाहिए क्या, समाज में नहीं चाहिए क्या? इसलिए समाज भी ठीक रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग एकल विद्यालय संस्कार केंद्र से भी जुड़े होंगे, तो आपके ध्यान में आता है कि उसके कारण से समाज जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, अर्थात वहाँ के समाज में जहाँ ये हम गतिविधि करते हैं। लेकिन प्रारंभ में जब ये काम चालू किए थे तो 2-3 बातें ध्यान में आती थी कि भाई हमारे कारणों से वहाँ शराब पीना छूट गया, कुछ और कुरीतियाँ बुराइयाँ छूट गईं। लेकिन ध्यान में आता था कि ये सब होने के बाद भी लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन इस रूप में तो नहीं आया कि उनका वो पैसा कहीं और लगने लग गया। इसलिए समाज अच्छा बनना चाहिए, और इसलिए समाज के लिए हम लोग प्रबोधन कार्यक्रम करते रहते हैं। आपके ध्यान में होगा बार बार हम अभिभावकों को बुलाते हैं, कभी कोई और वास्कुस वगैरह रहता है तो समाज को भी आमंत्रित करते हैं, तो उनके सामने भी हम एक समाज देश की दृष्टि रखने का प्रयत्न करते हैं। हमारा प्रबोधन रहता है। इस प्रबोधन के माध्यम से उनके बीच में जागरण कैसे हो सकता है, एक अवेयरनेस कैसे आ सकती है, वो जागृत कैसे बन सकते हैं। और केवल जागृत बने इतना ही नहीं, तो धीरे धीरे उनके मन के अंदर भी, अर्थात कुल मिलाकर के परिवर्तन आना चाहिए, जिसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए कई बार आप देखते हैं बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आदमी स्वयं न विचार करे, अपने मन के अंदर परिवर्तन न लाए, तब तक तो परिवर्तन नहीं होता। और इसलिए ये परिवर्तन लाना भी इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर विकास करना है तो विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। और इसलिए आप जानते हैं कि देश के अंदर चर्चा चली है, हम भी कह रहे हैं विकसित भारत 2047 हमने एक टारगेट दिया है, मतलब हमारे देश के नेतृत्व में। तो इसलिए अगर देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कोई अभी नहीं है, लेकिन और आगे तक ले जाना है, अभी उतनी मात्रा में संभवतः नहीं है। इसलिए समाज के अंदर ये जागरण कैसे हो, ये परिवर्तन कैसे आए, उसके माध्यम से संपूर्ण समाज के लिए विकास, और ये विकास करने के लिए उसके मन के अंदर भी एक कर्तव्य भाव कैसे निर्माण हो,
मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने देश के विकास में, अपने राष्ट्र के विकास में, अपने समाज के विकास में, और अब तो हम और आगे बढ़ गए, अपने लक्ष्य में भी हमने कहा है विश्व का कल्याण। अब हम बच के नहीं रह सकते, हम दुनिया के भी कल्याण में सहयोगी बनेंगे। तो एक इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बनाना, ये सामाजिक चेतना का एक स्वरूप हो जाता है। और इसलिए सौभाग्य है कि हम संघ के शैक्षिक प्रयोग हैं। इस बार ये अच्छी बात है कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। विजयादशमी के बाद संघ के बहुत सारे कार्यक्रम चलने वाले हैं, साहित्य वितरण होगा, बहुत सारे कुछ बड़े बड़े सम्मेलन भी होंगे, व्यापक संपर्क अभियान भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ संघ ने एक और जो विषय लिया है संपूर्ण समाज के लिए, क्योंकि पूज्य सर संघचालक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संघ का काम केवल संघ का ऐसा नहीं है, सबका काम है। संघ का काम केवल संघ वालों का ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण समाज का है। इसलिए हम भी सामाजिक हैं, ठीक है, शिक्षक हैं, लेकिन उसके बाद हम भी तो सामाजिक हैं। तो इस नाते उन सारे कामों में है तो हमें सहयोग करना ही है। लेकिन ये जो पंच परिवर्तन वाले विषय आए हैं, इसमें हमारा योगदान बढ़ चढ़ करके होना चाहिए। आपने नीचे पढ़ ही लिया है कि वो जो पंच परिवर्तन जो दिए गए हैं वो क्या हैं, और इसलिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो ये थोड़ी सी मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। तो एक तो आपके ध्यान में ये विषय आया ही होगा कि अब एक नया भारत तैयार हो रहा है। अभी नया भारत कैसा है तो आपने सुना ही होगा, कभी कभी आपको तो मौका नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता तो इसलिए कभी कभी ये मैं सुनने का प्रयत्न करता हूँ। तो ध्यान में आता है कि अब ये नया भारत कैसा है, तो ये अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, तो आत्मनिर्भर है भी। दूसरा भी ध्यान में आता है कि अब भारत अपने निर्णय अपने आप करता है। अब भारत किसी मंच पर जाता है तो केवल एक प्रतिभागी के नाते नहीं जाता, वहाँ वो एक नेतृत्व के नाते जाता है। अभी आपके सामने होगा कि G7 में पहले चल रहा था कि भारत को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। पहले तो बुलाते थे क्योंकि भारत वैसे सदस्य नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात कही कनाडा के प्रधानमंत्री से जब वहाँ के लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि आप मोदी जी को क्यों बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई भारत को छोड़ करके किसी विषय पर बातचीत हो सकती है क्या? पर्यावरण हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, शांति का क्षेत्र हो, तो क्या बिना भारत के कोई बातचीत हो सकती है? हम जो कह रहे हैं ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज जंगल की, समुद्र की, इन सब की रक्षा करनी है, तो क्या बिना भारत के संभव है? तो इसलिए भारत एक अपनी प्रमुख भूमिका में आ रहा है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात और है कि भारत, ये जो हमारी विशेषता है आज दुनिया को भी समझ में आ रही है। हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय करके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, स्पेस में हैं, डिफेंस में हैं, हमारी मिसाइलें होंगी, हर क्षेत्र के अंदर जो भी विज्ञान से रिलेटेड संबंध है उन सारे विषयों में भी हम आगे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम अध्यात्म में भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे व्यक्ति की मूल वृत्ति आध्यात्मिक है, हमारा देश आध्यात्मिक है, इसलिए आप देखेंगे हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा योग है, आयुर्वेद है, धीरे धीरे ये सारे विषय ध्यान में आ रहे हैं लोगों को। हम दुनिया की सहायता करने वाले लोग हैं, हम मित्र लोग हैं। इसीलिए हमने कितनी अच्छी वैक्सीन निर्माण की, 150 देशों तक वो उनको दिया भी। कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ती है हम सहयोग करते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के इस दृष्टि से भी हमारी भूमिका प्रभावी होती जा रही है कि हमारा ये जो अध्यात्म है वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए कई बार लोग तुलना भी करते हैं कि आज अगर मंदिर का पर्यटन बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, आस्थाएं बढ़ रही हैं, तो हम पार्क भी निर्माण कर रहे हैं, अर्थात सेमीकंडक्टर भी बना रहे होंगे, कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटेंसी के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो इसलिए अब ये भारत वो नहीं है कि जो लोग पहले समझते थे। आज नया भारत तैयार हो रहा है। आज हमारे युवा के अंदर स्टार्टअप करना, रोज़गार की जगह मैं रोज़गार देने वाला बनूंगा, एक इस प्रकार का भी भाव निर्माण हो रहा है। हमारा जो टैलेंट है, दो ही प्रकार का टैलेंट बचा हुआ है कि एक जिसको अवसर मिल गया है, एक ऐसा है जिसको अवसर नहीं मिला। और इसलिए हमारे विद्यालयों के माध्यम से इसको अवसर कैसे मिल सकता है। लेकिन ये भी बात ध्यान में आती है, आप सबको आती होगी, कि ये हम बढ़ रहे हैं तो दुनिया के कारण से नहीं बढ़ रहे हैं। आपको भी मालूम है दुनिया इतनी भली नहीं है, बड़ी दुष्ट है। अमेरिका जैसे देशों से आपको ध्यान में आ गया होगा कि बातें बहुत बढ़िया बढ़िया करता है, बहुत गले मिलेगा, लेकिन उतने ही गले से पाकिस्तान को सहयोग करेगा। तो ऐसे धूर्त दुनिया के कपट जालों के बीच में भी भारत अकेले आगे बढ़ रहा है।
शायद इसलिए दुनिया को सहन भी न हो, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि हम बढ़ेंगे ही। हम चौथी से अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जाने वाले हैं। हम जिनके किस्से गाते थे, ब्रिटेन जिसने हमें गुलाम बना के रखा, अथवा जापान जिसके हम बहुत किस्से गाते थे, आज उससे भी हमारी आगे अर्थव्यवस्था निकल गई है। तो इसलिए कुल मिलाकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ना भारत का इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो ये मानते ही हैं कि भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया का भी भला होने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं, वो जैसे मैंने कहा दुनिया दुष्ट ऐसा नहीं है, तो समाज के अंदर भी दुष्ट लोग रहते हैं। इसलिए पूज्य सरसंघचालक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अब इसके आधार पर विभाजन नहीं होगा, हिंदू मुसलमान ईसाई वगैरह। अब हम जैसे लोगों को मिल करके उनमें जो अच्छे लोग हैं उनको भी अपने साथ कैसे ला सकते हैं। जानते हैं ये दुष्ट हैं, क्योंकि दुष्टों में साथ रहने से भी दुष्टता आती है, इसलिए कई बार उनकी अच्छाई छुपी रहती है। शिक्षा में भी आपको मालूम है, हम पहले बहुत कहते थे वामपंथी वामपंथी, बड़ी मात्रा में थे। अभी हमारे यहाँ कई प्राध्यापक बंधु हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी ध्यान में आ रहा है कि नहीं भाई ठीक है। इसलिए आज हमारे साथ भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि उच्च शिक्षा में हम, तो ध्यान में आता है आज उन पर ये ठप्पा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब हम उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि एक बात अच्छी है उनकी कि सामान्य आदमी के साथ भी जुड़ना उनको आता है। पढ़ना लिखना बोलना कैसे नैरेटिव बनाएंगे ये आता है। इसलिए हमें अगर नए डिस्कोर्स करना है, नैरेटिव्स तैयार करने हैं, तो हमें समाज में ऐसे लोग भी जिनके चाहे विचार दूसरे प्रकार के रहे होंगे, लेकिन उनको भी समझते हुए आगे बढ़ना होगा। और इसलिए समाज में सभी जगह, क्योंकि हम शिक्षा में काम करते हैं तो यहाँ पहले लिख करके भी देना पड़ता है, बिना किसी जाति और फलाने भेदभाव के हम शिक्षा देंगे। तो इस नाते से अपने साथ जो आने वाला समाज है उसके साथ हमारा संपर्क कैसे आ सकता है। और इसलिए जो समाज जीवन के अंदर ये इतनी अच्छाइयाँ आ रही हैं, भारत आगे जा रहा है, और इसलिए हम गर्व के साथ कहते भी हैं, और दुनिया ने भी माना है कि 21वीं सदी ये एशिया की है और मुख्य रूप से भारत की है। लेकिन भारत इससे आगे बढ़ गया है, और इसलिए हम कहते हैं कि भारत केवल सदी के लिए, शताब्दियों के लिए नहीं, सहस्ता वर्षों के लिए काम कर रहा है। यानी हमारी हजारों वर्ष की सनातनता है, तो ये फिर पुनः हजारों वर्ष तक आगे जाएगी, दुनिया को नेतृत्व करेगी। इस प्रकार का हमारा जो काम चल रहा है ये हजारों वर्ष तक के लिए जाने वाला काम है, और इसीलिए वो काम करना है इन सब धूर्त कपटी लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, उनकी दुष्टताओं को भी ध्यान में रखते हुए। तो उसका एक ही प्रकार रहता है कि हम समाज के जन जन को जागरूक करें, और इसलिए पहला विषय जो लिया गया है समरसता। मैं अब ज़्यादा विस्तृत नहीं करूँगा क्योंकि समय की भी वो है, ये आप अपने यहाँ जाकर के अध्ययन करिएगा, साहित्य भी आ रहा है, बहुत सारी गतिविधियाँ हम चलाते भी हैं समरसता के लिए। छोटे छोटे काम चालू किए थे, संस्कार केंद्र का, एकल विद्यालयों का, बस्तियों के साथ संपर्क का, खिचड़ी का कार्यक्रम, तो ऐसे कन्या पूजन के कार्यक्रम, तरह तरह के बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। लेकिन उससे और आगे बढ़ कर के हमने उनकी शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की है। इसलिए आप जानते हैं हम अभावग्रस्त होते हुए भी बहुत ज़्यादा, ये ठीक है हमारे संसाधन अभी इतने बड़े नहीं हैं सब जगह, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं भी 5% ऐसे समाज से भी लोगों को लाके अपने विद्यालयों में पढ़ाना है। तो इसलिए हमने उनकी शिक्षा में भी योगदान किया है, लेकिन कुल मिलाकर के ये योगदान बढ़ना चाहिए, और इसलिए हमारा ही बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं। तो इसलिए फिर धीरे धीरे समाज को भी इन बातों के लिए तैयार करना है। तो इसलिए एक समरसता का विषय हमने लिया है, दूसरा कुटुंब प्रबोधन का है। तो आप सब जानते हैं कि हमारी व्यवस्था और जो हमारा आज तक का ये सनातन है, इसका केंद्र बिंदु हमारा परिवार ही है। देखिए हमारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से आपको खूब आगे जाने की स्वतंत्रता है, अपना खूब विकास करिए, लेकिन हमारे यहाँ की जो मूल इकाई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति केंद्रित नहीं है, परिवार केंद्रित है। कि समाज भी परिवार के आधार पर चलता है, समाज भी बनता है परिवार के आधार पर बनता है। परिवार में एक व्यवस्था रहती है, माता पिता हैं, भाई बहनें, सब मिलकर के फिर कुटुंब बनता है। तो ये सब इस बार की व्यवस्थाएं करते हुए हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए, सहायता करते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अकेले नहीं बढ़ा जा सकता। मनुष्य का बच्चा अगर तुलना करेंगे जानवरों से भी और किसी और से भी, तो ध्यान में आता है सबसे निरीह प्राणी है। अगर बच्चे को पैदा करके छोड़ दो तो ये तो मर ही जाएगा, बाकी बच्चे जानवरों के चाहे खड़े होकर चल देंगे। उसके पालन पोषण करने में पूरे परिवार का ही नहीं तो सबका उपयोग लगता है, और इसलिए ये हमारी शुरू से ही परिवार व्यवस्था रही है। मजाक का उदाहरण आता है, एक बार एक घर में नया बच्चा पैदा हुआ
तो स्वाभाविक है सब तुलना करते हैं कि चेहरा बाप पे गया है, नाक माँ पे गई है, फलाना है, ऐसा जैसा कहते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसको भी लगा मुझे भी बोलना चाहिए, बोला पापा पापा। हाँ, बोले क्या बेटा? बोले दांत दादी पर गए हैं। बोले क्या मतलब? दादी के भी दांत नहीं है, इसके भी दांत नहीं है। तो शुरू से ही घर में नया बच्चा आते ही हम उसको पारिवारिक बना देते हैं। ये हमारी विशेषता है, और इस परिवार को बनाते बनाते हम वसुधैव कुटुंबकम तक जाते हैं। तो ये हमारी इतनी बढ़िया देन है। लोग रोते हैं कि हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था नहीं है। पुरानी बात है, मार्गरेट थैचर ने जब बातचीत हुई, हमारा कार्यक्रम देखा, विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया था ब्रिटेन के अंदर, तो उनका कि हमको बस एक ही दुख होता है कि भारत जैसी ये परिवार व्यवस्था नहीं है। 50 साल 60 साल, अब तो ज़रा एनिवर्सरी भी चल गई है शादी की, तो मालूम पड़ता है 70 साल 80 साल तक बुढ़े बुढ़िया चल रहे हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। अभी ग्रेटर कैलाश में किस्सा हुआ, किसी की पत्नी 82 साल की, उनको धमका दिया। आजकल बहुत लूट फूट चल रही है ना, ये क्या कहते हैं, साइबर वाली। तो बुढ़े 5 करोड़ की एफडी तो चले गए। अब बैंक वाले भी अब क्यों सुनते रहते हैं, वो आता ही रहता है मोबाइल पर, तो उनको भी शक हुआ कि बुजुर्ग इतना क्यों, क्या है। तो खैर उनको बेचारों ने समझाया, जो कुछ भी है महेश जी ज़्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के उसमें से ध्यान में आया कि भाई क्या है, बुढ़िया पे 2.5 करोड़ का उन्होंने कह दिया, नहीं दिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बुजुर्ग परेशान होकर के ये कर रहे हैं। इतना प्यार बुढ़ापे तक। कभी कभी इसके भी किस्से आ जाते हैं, जैसे परिवार का है ना कि 2 बुजुर्ग लोग खाना खा रहे थे, एक पंखा जल रही थी, महिला पुरुष खा रहा था, तो लोग का साथ साथ क्यों नहीं खाते? बोले हम पे दांतों का सेट एक ही है। तो ये मजाक की बातें चलती होंगी, लेकिन कुल मिला के ये परिवार व्यवस्था का महत्व कितना है, इसको हमें परिवारों तक ले जाना है। आज छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमको भी रेल में चलना पड़ता है, कभी कभी मालूम पड़ता है बात कर रहे हैं 2 दोस्त, क्या बात कर रहे हैं? बोले आज घरवाली नाराज़ हो गई। बोले क्यों? पिताजी को रूमाल जो है हमारी बहन ने दे दिया था, वो इस बात पर नाराज़ थी, अब हम दोनों कमा रहे हैं, इतने लायक भी नहीं रहे कि रूमाल दे दिए। उन्होंने कहा भाई तेरी भावना है वैसी, उसकी भी है, या उसका जन्मदिन था, मैंने उसको क्या है चाय पहले ही पी ली, विश नहीं किया, वो इसी बात पर नाराज़ बैठी है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े करेंगे तो भैया परिवार कैसे चलेंगे? तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। पर्यावरण आपकी रेंज में है, आप सब करते ही रहते हैं, पेड़ लगाओ, बाकी सारी चीज़ें करके, लेकिन इन सब चीज़ों को गति के साथ बढ़ाना है। हम नहीं करना, ऐसा नहीं, ठेका नहीं लेना, इसलिए समाज को भी इस बात के लिए तैयार करना। आप क्या कर सकते हैं? और ये केवल पेड़ों तक नहीं है, बाकी चीज़ों तक नहीं है, तो इसको पूरा, चाहे फिर जल का है, तालाबों का है, बाकी सारी चीज़ों का है, तो ऐसे बहुत सारे विषय ध्यान में आएंगे। मैं लंबा नहीं करता, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि एक एक विषय भी बहुत लंबा हो सकता है, तो इसलिए हमने ये लिए हैं। लेकिन जो दूसरा चौथा है वो बहुत महत्व का है, वो है स्व का बोध। ये महत्वपूर्ण है। आज कम से कम एक तो गर्व के साथ मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों से मिलता रहता हूँ, समाज में भी मिलना जुलना होता है, कि आज समाज में विश्वास बना है कि हाँ हिंदुस्तान अब कर सकता है। पहले कितने भी उदाहरण दो तो अभी मरा गिरा सा यही कहते था ये हिंदुस्तान का नहीं है। कलाम साहब ने कहा था, एक बहुत अच्छा फोटो आया था भारत का, मैंने किसी को दिखाया, बोले जर्मनी का होगा, इंग्लैंड का होगा, तब बताया नहीं ये भारत का ही है। तो कितना भी उसको बता देते तो मानता ही नहीं था कि भारत की कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन आज ये हो रहा है। इसलिए चाहे फिर हम उसको संक्षेप में स्वत्रयी कह देते हैं, स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज्य, ऐसे बहुत सारे विषय निकलेंगे। लेकिन ये स्व का बोध, हर एक के प्रति गर्व का भाव, ये श्रेष्ठता का भाव, हाँ हम कर सकते हैं, ये विश्वास स्व में से ही निकलने वाला है। हमारे पूर्वज कितने श्रेष्ठ थे, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, हमने दुनिया को कितनी चीज़ें दी हैं, इतना मतलब श्रेष्ठ बातें हम सब जानते ही हैं। इसीलिए कुल मिलाकर के ये स्व का भाव भी निर्माण कैसे हो, और इसी में से आखिरी आ जाता है नागरिक कर्तव्य। हमारा देश बहुत अच्छा है, आज भी है, लेकिन ये कर्तव्य भाव, ये तो शिक्षा का विशेषज्ञ भी हो जाता है कि भाई हम भी, किसी भी शिक्षक का मुख्य काम क्या हो जाता है कि भाई उसके जो छात्र हैं वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे मनुष्य बने। क्योंकि हम अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर विचार करेंगे तो हम कहेंगे वो अच्छा वो क्या नाम है, अच्छा मनुष्य बने, अथवा हम कहेंगे वो देश के लिए काम करने वाला घटक बने। लेकिन अब क्योंकि पाश्चात्य के साथ भी संबंध संपर्क आता है, तो इसलिए अब ये विषय ध्यान में आने लगा है, तो इसलिए हम चलो उनका भी सब कर लेते हैं कि भैया हाँ वो एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे इन 5 परिवर्तनों की दृष्टि से भी अपने विद्यालयों में योजना कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है कि धीरे धीरे समाज में
फिलैंथ्रोपी ये NEP में क्रियान्वयन में एक विषय आया है कि अगर संपूर्ण देश को क्वालिटी एजुकेशन देना है, सबको अफोर्डेबल एजुकेशन देना है, तो उसके लिए आवश्यक है, और भी सारे शब्द आए हैं, सर्वसमावेशी है, इंक्लूसिव है ना, इंटीग्रेटेड है, तो ये सब करना है तो क्या चाहिए? तो समाज में जो ऐसे परोपकारी जनहित में जो सहभाग करने वाले लोग हैं, इनको आगे लाना। आखिर आप देखेंगे, ये भी विद्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ महेश जी बैठे हैं और भी पुराने लोग हैं, नए भी हैं। हमें भी मालूम है जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो माननीय अटल जी को लाए थे। एक सज्जन के हमने जलपान रखा था, उन्होंने मना कर दिया उसी दिन अटल जी का, रात में मना किया। ताऊ मेरे ने सुबह भोजन भी पूजन भी कराना था, कार्यक्रम की भी तैयारी चल रही थी, अब जलपान भी कहाँ तय करें, अटल जी जैसे आदमी का जलपान। तो वहाँ से हम यात्रा चलते चलते यहाँ तक लाए हैं। लेकिन अब सौभाग्य कि हाँ समाज अब कम से कम सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए समाज में ये जो फिलैंथ्रोपी वाला भाव है, छोटी ही फिलैंथ्रोपी होगी लेकिन ये आवश्यक है। ये परिवार के संस्कार की दृष्टि से आवश्यक है कि परिवार में छोटा छोटा योगदान करने का उसका भी स्वभाव बने। ज़्यादा नहीं कर सकता तो आजकल हम पार्क में टहलने जाते हैं, बहुत सारे लोग सोई सुबह बिस्किट रख जाते हैं, कुछ दाने रख जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। गिलहरी हैं, कबूतर हैं और भी बहुत सारे पशु पक्षी आकर के उनको खाते रहते हैं। तो एक छोटे छोटे योगदान से लेकर के बड़े बड़े योगदान तक कैसे होगा? इस नाते से समाज में ऐसे लोगों को छांटना। इसलिए ये नहीं सोचना कि ये सब टाटा बिरला जैसे लोग ही करने वाले हैं। आप कल्पना करिए, हम 12,000 विद्यालय चला रहे हैं, तो नोएडा जैसे विद्यालय भी हैं, गांव के भी विद्यालय हैं। लेकिन अगर माननीय रज्जू भैया उस समय कहते थे जरा देखो अपना मूल्यांकन करके देखो समाज ने तुमको कितना दिया है, तो आप ताज्जुब करेंगे अगर हम सारी अचल संपत्ति और चल संपत्ति सब मिला के लाखों करोड़ से ऊपर समाज हमको दे रहा है। 1 लाख करोड़ से ऊपर भी, बाबा रामदेव से भी आगे निकल जाएंगे। अर्थात मुझे कोई इसका वो नहीं है, लेकिन कुल मिला के मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में बहुत अतः क्षमता है। इसीलिए आचार्य के नाते केवल पढ़ाना लिखाना हमारा काम है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते ये भी बनता है कि अगर हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको कोई और सुविधा चाहिए, आगे बढ़ना है, तो समाज का भी सहयोग प्राप्त करना है। और इसलिए केवल प्रबंधन का काम ऐसा नहीं, तो हाँ प्रबंधन में आप एक अच्छा कर सकते हैं कि भाई उनको बता दीजिए देखो फलाना आदमी आपको पैसा दे सकता है। कई बार हमारी बच्चों से दोस्ती हो जाती तो कहते तो अच्छा पिताजी पे हमारे पैसा बहुत है, पर फलाने चाचा की बात मानते हैं, जरा आप उनसे बात करिए। तो कभी कभी आपको, क्योंकि आपके पास तो बच्चा है, सब पता है किसके घर में क्या है। मैं खैर ये नहीं कह रहा कि सबको कोई आपको खकोड़ना है, लेकिन कुल मिलाने के ये कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप इंडस्ट्री मतलब जो अच्छा व्यापार चला रहे हैं, कौशल विकास की कल बात आई थी, आप पूछिए ना भाई कि भाई साहब हम भी जरा कौशल विकास की बात आ रही है, आप हमारे इस काम में कोई सहयोगी हो सकते हैं क्या? हम भी जरा ये काम करना चाह रहे हैं, आप इसमें सहयोगी हो सकते हैं क्या? तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे चाहिए। और आखिरी बात कि आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सदैव प्रसन्न रहना। कल आपने पंच को सुने, इसलिए हमेशा आनंददायी वातावरण में रहना। इसका अर्थ क्या होता है? हल्के रहना, बोझिल नहीं रहना। इतने विषय आए, इन्हें बताया 60, उद्घाटन समापन मगलाल ने तो 62, कितने सत्र हो गए, कितनी बातें हो गई, बाप रे बाप। मुझ जैसे कोई बिठा दो तो घबरा जाए। लेकिन कुल मिला के आपने कितना सुना है, कितना वो किया है, लेकिन हल्के रहना। अभी हल्कापन क्या होता है? तो जब अपनापन लगता है, ये काहे के लिए हम कर रहे थे, ये इसलिए नहीं कि आपको कोई दक्ष करना है, नहीं, ये मेरे लिए भी जरूरी है, मेरा अपना काम है। एक छोटी बच्चे को पीठ पर रख करके जरा पहाड़ चढ़ रही थी, बच्चा ज़्यादा भारी था, बच्ची थोड़ी हल्की थी। किसी ने कहा, मजाक करते ही हैं लोग, अरे काहे को इतना बोझ ले जा रही है, तेरे पे चला तो जा नहीं रहा है, भैया है भैया। अर्थात ये बोझा नहीं है, भाई है। तो ये जब अपनापन जुड़ता है तो काम की गति बढ़ती है, और इसीलिए सीखना सिखाना भी तभी ज़्यादा होता है। माननीय सोनी जी ने एक दार्शनिक का उदाहरण दिया था कि एक दार्शनिक थे, उनके पास एक सज्जन आए, बोले सर आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना। उनका बताओ, अच्छा क्या क्या जानते हो? तो वो अपना गिनाने लगे, मैंने ये सीखा है, वो सीखा है, ये सीखा है। तो कहा यार पहले चाय पीते हैं, तो उन्होंने चाय का कप रखा, उसमें चाय डालने लग गए। चाय डालते डालते चाय फिर बाहर निकलने लग गई। तो वो जो आए थे विद्वान बोले, अरे आप ये क्या करें, देखिए चाय बाहर जा रही है। चाह, ओह सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे गलती हो गई।
तो मुझे ध्यान में आया कि पहले कप खाली हो तभी तो चाय आएगी, तो दिमाग खाली होगा तभी तो कोई नई चीज़ आएगी। आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है। हम लोग कार में चलते हैं, कभी कभी ड्राइवर गाना लगा लेते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा गाना आता है, आंखें हैं भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हैं। अब इतने रोते पीटते आदमी से कहो बेटा मुस्कुरा, तो क्या मुस्कुराएगा क्या? इसलिए हल्के रहना, सौम्य रहना, सरल रहना, प्रसन्न रहना, और इसके लिए जरूरी रहती है जरा औरों को उत्साहित करना, शाबाशी देने में कंजूसी नहीं। कोई हमसे आगे निकल रहा है इसमें प्रसन्नता। एक दो ही तो लोग हैं, माँ बाप और शिक्षक, जो चाहते हैं मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकले, माँ बाप चाहते हैं मेरी औलाद मुझसे आगे जाए। इस भाव से जब प्रेरित रहते हैं कि औरों को भी जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमको प्रसन्नता होती है, तो हमको अच्छा होता है। और आखिरी बात इसी में से कि देखो भाई, मशीन और आदमी में अंतर है। मशीनें आप जानते हैं पहले भाप के इंजन थे, फिर डीजल हो गए, फिर इलेक्ट्रिकल, अब कोई हाइड्रोलिक हो रहे हैं। तो वहाँ तो आप बदल लेंगे मशीनरी को, लेकिन आदमी का क्या है? यहाँ तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ही है। ये थोड़ी है कि इसका दिमाग बदल दो बाकी को फेंक दो। तो इसलिए आदमी को स्वयं बदलना पड़ता है, स्वयं अच्छा बनना का प्रयत्न करना पड़ता है। एक बाबा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, देखो दुनिया तुम नहीं सुधार सकते, तुम खुद ठीक हो जाओ। और वो बहुत मजाक करते थे, वो कहते तुम एक ठीक हो गए तो कम से एक बदमाश तो कम हो गया। इसलिए दुनिया सुधारने के चक्कर मत पड़ो, ये तो सांप सीढ़ी वाला खेल है। यहाँ से चढ़ेगा 99 पे, कोई सांप मिल गया बिगाड़ देगा। इसलिए अपने को ठीक रखना, और उसी ठीक रखने के लिए ये सारे उपक्रम जो संघ और विद्या भारती चलाते रहते हैं, ये उसी के लिए हैं। आप सबने बहुत अच्छे ढंग से इस वर्ग में भाग लिया, आपने एक अच्छे स्पिरिट यहाँ से लेकर के जाएंगे, इस विश्वास के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद। हमारे मध्य महेंद्र शाह जी हैं, आप सचिव हैं भारत विकास परिषद स्वर्णिम में, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, आप चिकित्सा निदेशक रहे CRPF में, ITPP में, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। BK गुप्ता जी, प्रबंध समिति में आप सदस्य भी हैं, और एक निराला स्टेट है उसके आप निदेशक हैं, समाज सेवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस ज्ञान रूपी रथ पर अर्जुन रूपी शिक्षार्थी विराजमान, और कृष्ण जैसे सारथी के रूप में आज हमने श्रीमान प्रकाश जी का उद्बोधन सुना। इस रथ से उतरने का समय समापन सत्र, उससे पहले हम अपनी अंतिम श्रृंखला में जाएं, मैं अपने प्रदेश निरीक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन के लिए उपस्थित हों। मंच पर उपस्थित अपने अधिकारी बंधु, इस विद्यालय की प्रबंध समिति के सभी गणमान्य, संचालन टोली और वर्ग में आए हुए सभी प्रतिभागी आचार्य बंधु और बहनें, 10 दिनों से लगातार हम यहाँ पर रह रहे हैं और विभिन्न प्रकार का ज्ञान हमने विभिन्न सत्रों में प्राप्त किया है। जब आए थे तो भावनाएं कुछ और थीं, अब जाते समय भावनाएं कुछ और हैं। तो जो अच्छी भावनाएं हमारे इन 10 दिनों के अंदर आई हैं, कुछ करने का भाव आया है, निश्चित रूप से आपने जैसा आश्वासन भी दिया है कि विद्यालयों में जाकर हम बच्चों के बीच में उन सब चीज़ों को ले जाएंगे। कोई भी वर्ग है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, वो वर्ग ऐसे ही संपन्न नहीं हो जाता। तो यहाँ इस विद्यालय के अंदर सबसे पहले हमको स्थान मिला, प्रबंध समिति ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ की, कितने सारे लोग लगे, कर्मचारी भैया से लेकर ऊपर प्रधानाचार्य तक, प्रबंध समिति तक, वो सब लोग अपनी बराबर चिंता करते रहे। तो उन सभी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही जो अपनी संचालन टोली है, वो सबसे पहले उठना और देर रात तक जगना। जो आप प्रतिभागी भैया बहनें हैं, उनके लिए योजना बनाना, किस प्रकार से अगले दिन की दिनचर्या रहनी है, कैसे कार्यक्रम रहना है, तो सबकी चिंता करना। तो पूरी संचालन टोली को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों को, जिन्होंने अपना पूरा 10 दिन का समय इस गर्मी में दिया और पूरे मनोयोग से सब चीज़ें सीखी हैं। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो विभिन्न प्रस्तोता हमारे बीच में आए,
जो इस समय उपस्थित नहीं है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम के बाद अपना स्थान छोड़ेंगे, आगे भोजन की व्यवस्था होगी, फिर अपना घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले। अबला के नुमाए तो बोले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वमहि प्राण शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।